आज से रेफ्रिजरेशन हम स्टार्ट करते हैं और जो सब्जेक्ट का नाम है वो तो सभी लोगों को पता है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में इसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है रेफ्रिजरेशन का आता है और दूसरा आता है एयर कंडीशनिंग का। तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन पढ़ाते हैं और उसके बाद जब आप रेफ्रिजरेशन सीख जाएंगे तो एयर कंडीशनिंग भी सीख जाएंगे। दोनों चीज़ें हम एक साथ सिखाते हैं। बस आप एक तरफ से पूरा पढ़ते चलिएगा, कहीं पर कोई चीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है हर एक वीडियो एक दूसरे वीडियो के साथ, पिछले वीडियो के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करते हैं। रेफ्रिजरेशन है क्या? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सभी लोगों को पता होगा कि भाई ठंडा होता है, ठंडे का मतलब होता है कि कहीं पर भी जो है कूलिंग होना। लेकिन कूलिंग और रेफ्रिजरेशन दो बातें हैं। क्या दोनों क्या एक ही बात है या अलग अलग है? कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में कुछ अंतर भी है? हाँ है। कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में क्या आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन? दो टर्म्स हैं, कूलिंग है और रेफ्रिजरेशन है। हम पहले ये बताएं आपको कि कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में अंतर क्या है। तो कूलिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई भी बॉडी थी, एक XYZ जो भी बॉडी थी, मान लीजिए कि वो 55 डिग्री सेल्सियस पर थी, उसका टेम्परेचर कम होकर के वो 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। लेकिन जो एम्बियंट है, एम्बियंट मतलब जो वातावरण का टेम्परेचर है, वो क्या है? वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ये ऐसा हुआ। या फिर ये 55 डिग्री सेल्सियस पे थी और हमने कूल किया इसको, तो ये 29 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, और कूल किया तो 28 पे आ गया। इस तरीके से हम कूल करते गए। लेकिन सेम इसी बॉडी के बारे में हम बात करें कि जो ये बॉडी थी वो अगर मान लीजिए कि 55 डिग्री सेल्सियस पर थी और एम्बियंट जो था, ये क्या था? ये एम्बियंट मतलब क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक। तो ये इसके लिए भी एम्बियंट यही है, इसके लिए भी एम्बियंट, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में अगर आपने इसको ठंडा किया, जब इसकी कूलिंग हुई, अगर हम इसको बिलो एम्बियंट ले जाते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, वो तो खैर वो तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सभी आना चाहेंगे, क्योंकि जितनी भी बॉडीज होती है वो सब क्या होती है? आप सभी लोगों को ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है। तो जितनी भी बॉडीज होती है वो क्या होती है? वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहती है। अगर हायर टेम्परेचर पर है एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे कूल होकर के वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर हम इसी बॉडी को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी नीचे लेकर के जाते हैं, जैसे ही हमने 24 डिग्री सेल्सियस किया या और उससे नीचे किया, 20 डिग्री सेल्सियस किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये तो सिंपल कूलिंग कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो सिंपल कूलिंग कहलाएगा। लेकिन अगर हम बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इसको लेकर के जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से जितना भी नीचे लेकर के जा रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन हो जाएगा। वो सब रेफ्रिजरेशन में आएगा कि हम उसको रेफ्रिजरेट किए। रेफ्रिजरेशन मतलब क्या हो गया? ये आया। अब क्या है? हम उसको मेंटेन भी रखेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम इसे प्रोवाइड भी कराएंगे ये टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो क्या हो गया यहाँ पर? टेम्परेचर प्रोवाइडिंग क्या? बिलो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रोवाइडिंग प्लस मेंटेनिंग। ये नहीं कि हम वहां पर प्रोवाइड करा के छोड़ दिए, वापस फिर से क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, फिर से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को आप आ जाएगा वो। तो इस तरीके से प्रोवाइड कराना और मेंटेन कराना। बिलो क्या? टेम्परेचर बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एम्बियंट टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं? यही चीज होती है एम्बियंट टेम्परेचर। नाम जो है, जो भी नाम इसको जिस नाम से बुलाएंगे आप समझ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये हमारी बात आई, इसका मतलब क्या हुआ? द साइंस ऑफ, ये हम अगर इसको बोले तो द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर and providing and maintaining the temperature below, providing के साथ साथ providing and maintaining the temperature below the atmospheric temperature is called refrigeration। तो वैसे भी लिख सकते हैं the science
science of providing temperature below ambient, providing and maintaining temperature, providing and maintaining temperature below atmospheric टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। इसी को क्या बोलते हैं? एम्बिएंट टेम्परेचर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेफ्रिजरेशन। कूलिंग क्या होता है? कूलिंग एक सिंपल प्रोसेस है। टेम्परेचर को लो करना ये कूलिंग है। लेकिन रेफ्रिजरेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन अलग है। हम कूलिंग किए तो इसका मतलब क्या हुआ? कूलिंग ये भी आएगा, ऐसा नहीं है, कूलिंग में भी आएगा, ये रेफ्रिजरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब रेफ्रिजरेशन इज ए सबसेट ऑफ कूलिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक सबसेट के बारे में अगर हम इस तरीके से बात करें कि जो रेफ्रिजरेशन है वो क्या है, वो इट इज सबसेट ऑफ कूलिंग। ये एक स्पेशल केस है कूलिंग का। तो कूलिंग और रेफ्रिजरेशन दोनों क्या है? वो दोनों सेपरेट थिंग्स हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसे। तो अब आपको हमारी क्या ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये अब हम कुछ बातें और करेंगे इसके बाद। तो इसके बाद कैसे करेंगे? देखो, होता ये है कि अगर हम रेफ्रिजरेशन कहीं पर प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर हमको रेफ्रिजरेशन करना है या कूलिंग करना है, कूलिंग सिंपल कूलिंग है बोले तो कूलिंग तो उस पर जो है क्या होगा कि रेफ्रिजरेशन उसका एक स्पेशल केस हो जाएगा। तो अब अगर हम रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस केस में जो रेफ्रिजरेशन होता है वो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज करके हम रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो अगर रेफ्रिजरेशन के बारे में हम बात करें, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के हम रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के साथ में अभी आगे हम जो भी पढ़ेंगे वहां पर कहीं कहीं पर केमिकल प्रॉपर्टी भी यूज होगी। अब हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का यूज होगा। लेकिन बेसिक अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो सिंपल डेफिनेशन तो यही आती है कि ये चीज जो होगी वो किस तरीके से कि हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की है तो उसको यूज करते हुए हम रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करने का तरीका अभी आपने समझ लिया। तो अब कैसे कैसे करेंगे इसी को पूरे कोर्स में बताना है कि हम किस तरीके से इसको एक्सप्लोर करते हैं, या कभी हम जब इसको एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे इसमें ये प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब हम रेफ्रिजरेशन में जो बेसिक चीजें पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे एयर रेफ्रिजरेशन के बारे में। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, इसमें हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। कोलमैन्स के बारे में बात करेंगे और रेफ्रिजरेशन सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ी कब? ये पड़ी तब इसलिए कि जब पिछले समय में लोग समुद्री यात्राएं करते थे, तो बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं होती थी उस केस में। तो अब जैसे मान लीजिए कि समुद्र में महीनों भर रहना है, तो अब लोगों को ये होता था कि खाने की सामग्री क्या लेकर के चलें, किस तरीके से चलें। तो लोग क्या होता था, मीट वगैरह लेकर के जाते थे, क्योंकि मीट जो होता था वो काफ़ी उस समय का हेल्दी फूड माना जाता था। और जब उसको लेकर के जाते थे तो उसको मीट को स्टोर करने के लिए अब ये था कि मीट जो स्टोर होता है वो काफ़ी लो टेम्परेचर पर होता है, 5 डिग्री सेल्सियस है, उससे लो टेम्परेचर पर। अब हम तो मीट खाते नहीं है, लेकिन ये कि इतना मैंने सुना है कि मीट वगैरह इतने पर होता है। तो अब उस चीज़ के लिए क्या है कि लोगों को जब जरूरत पड़ी कि अगर मीट को ठंडा रखा जाए तो काफ़ी दिन तक वो जो है स्टोर किया जा सकता है और वो ख़राब नहीं होगा।
तो इसके लिए लोगों ने ये सोचा कि चलो ठीक है, हम चलिए आगे बढ़ते हैं। कि जो वेंडर्स होते हैं वो परेशान करते हैं, हर समय आया जाया करते हैं, इतनी तेज चिल्लाते हैं कि पूरा एकदम माहौल डिस्टर्ब कर देते हैं। चलिए ठीक, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम ये बात कर रहे थे कि अब ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अगर आइस को स्टोर करने की जो जरूरत पड़ी तो उस समय आइस हार्वेस्टिंग का मीट को स्टोर करने की जरूरत पड़ी तो उस समय आइस हार्वेस्टिंग का जो है बिजनेस स्टार्ट हो गया। लोग क्या करते थे कि आइस को जो है बहुत दूर से लेकर के आते थे, तो ये बता रहे थे कि आइस की फिर हार्वेस्टिंग होने लगी। लोग क्या करते थे कि आइस को लेकर के दूर दूर से जहाँ पर आइस होती थी वहाँ से लोग लेकर के आते थे इसको इंसुलेटेड बैग्स में, और उसको काफ़ी दिनों तक रखते भी थे इस तरीके की ऐसी जगह पर कि जल्दी से वो पिघलेगा। और फिर इन्हीं आइस के बीच में वो जो खाने का सामान होता था वो स्टोर किया जाता था ताकि वो ठंडा रहे, और जिससे मीट की जो है लाइफ बढ़ जाती थी और खाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता था जब समुद्री यात्राएं, बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं जब होती थी। तो ये था एक, लेकिन ये जो आइस वाला जो तरीका था ये समझ लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल तरीका नहीं था। तो इसको फिर लोगों ने क्या क्या मॉडिफाई किया, इसके लिए फिर जो है रेफ्रिजरेशन मशीन बनाई गई। रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए वहाँ पर सबसे पहले फिर जब रेफ्रिजरेटिंग मशीन बनाई गई तो सबसे पहले कूलिंग जो हुई वो एयर के थ्रू हुई। ये लोग सोचते थे कि ठंडी हवा अगर भेजेंगे तो उस केस में जो है वहाँ पर कूलिंग हो जाएगी। कूलिंग ठंडी एयर से आज भी होती है, आप सभी लोग देखते हैं जनरली जितने भी एसी वगैरह होते हैं वो सब ठंडी एयर से ही कूलिंग करते हैं, और ठंडी एयर जो है उस चैम्बर में प्रोवाइड कराई जाती है जहाँ पर ठंडा करना है या एक पर्टिकुलर कंडीशन पे लाना है। वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर होगा और ह्यूमिडिटी होगी, दोनों चीज़ें होंगी, और बाकी स्पीड एयर की वो सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे जब हम आगे पढ़ाएंगे उसे। तो फिलहाल तो ये आप समझिए कि एयर रेफ्रिजरेशन सबसे पहले तरीके का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जहाँ पर मैकेनिकल तरीका यूज़ किया गया, मशीनी तरीका यूज़ किया गया। वो तो एक कॉमन तरीका था, एक लेमैन का तरीका था कि बर्फ़ को लेकर के आते थे और बर्फ़ के बीच में जो है वो सब खाने के सामान रख दिया जाता था और स्टोर किया जाता था। वो एक सिंपल तरीका था, लेकिन हम उसको जो है वो है तो एक तरीका वो भी, लेकिन ये है कि हम उसको यहाँ पर टेक्निकल वे में नहीं शामिल कर रहे हैं टेक्निकल तरीके से। तो यहाँ पर जो चीज़ आई सबसे पहला आया एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब रेफ्रिजरेशन जो हो रहा है वो एयर के थ्रू हो रहा है, और कैसे हो रहा है उसके बारे में हम बहुत सारी बातें। फिर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये क्या है, देखो इसमें क्या है कि एयर जो होती थी, जब ठंडी एयर जाती थी किसी भी स्पेस में तो वहाँ से हीट को लेकर के और फिर जो है वो चली जाए, फिर ठंडी एयर आए तो वहाँ पर ठंडा होता रहता था। लेकिन एक्चुअल में जो इस केस में कूलिंग होती थी वो इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट होती थी। मतलब एयर क्या करती थी, एयर अपनी एयर हीट को एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन उसका फेस चेंज नहीं होता था। मतलब यहाँ पर जो फेस था वो एयर का वही रहता था। एयर है, एयर आई, ठंडी एयर आई, हीट लिया, एब्जॉर्ब किया वहाँ से उस स्पेस से जहाँ पर कूलिंग होनी है, और वहाँ से वो चली गई। तो कहने का मतलब उसका जो है वो जो शेप थी, वो जो उसकी स्टेट थी वो गैसेज स्टेट में थी तो उसी स्टेट में रही। कहने का मतलब ये रहा है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, वेपर के बारे में बात करें, तो वेपर वाले में होता क्या है कि यहाँ पर फेस चेंज करके हम जो है हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब हम फेस को चेंज करके हीट को ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हीट जो ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट होगी। और लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट में अगर हीट ट्रांसफर का जो है अगर हम कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए x टाइम होती है तो यहाँ पर हो सकता है कि वो 100 to 1000 x टाइम्स हो। मतलब अगर मान लीजिए कि x टाइम्स हीट कैपेसिटी, हीट कैरिंग कैपेसिटी या हीट ट्रांसफर कैपेसिटी अगर एयर की x टाइम्स है तो यहाँ पर हो सकता है वो 100 से लेकर के 1000 x टाइम्स तक ये वेरी कर सकता है इस केस में। यानी मतलब जो हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है वेपर कंप्रेशन के केस में। तो वेपर कंप्रेशन सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ। इस केस में क्या हो गया कि जो सिस्टम था वो सिस्टम छोटा हो गया। सिस्टम को हमने क्या किया, उसका शेप छोटा कर दिया, और इसकी जो हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा दिया। देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे।
तो यहाँ पर इफिशियंसी, जैसे आप लोग इंजन के समय इंजन के केस में इफिशियंसी लेते थे, वैसे इस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखो होता क्या है, वो किसी सिस्टम की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखी जाती है। जो सिस्टम होता है वो कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसकी क्या होगी, बढ़ गई एज कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फिर तीसरे तरीके का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन, ये वेपर एब्सॉर्प्शन, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये अलग तरीके का है, इन सबसे अलग है। ये देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी इस तरीके की समझ लीजिए, तरीका एक जैसा ही है लगभग। इसमें है क्या कि इन दोनों में ये आप समझिए कि इन दोनों में हम कंप्रेसर यूज करते हैं। ये यूज ऑफ कंप्रेसर, यहां पर हम कंप्रेसर यूज करेंगे, ये कंप्रेसर यूज करेंगे, लेकिन यहां पर नो कंप्रेसर, नो, ये कंप्रेसर यहां पर यूज नहीं होगा। तो कंप्रेसर कैसे नहीं यूज होगा, क्या सिस्टम होगा इस तरीके का, इसमें भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, वाटर अमोनिया का, लिथियम ब्रोमाइड वाटर का, और भी बहुत से इस तरीके के जो भी सिस्टम्स हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे जब समय आएगा, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये तीन तो हम रेफ्रिजरेशन के लिए पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो जनरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं वो क्या क्या है, वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स पे ये तीनों पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा नया एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में हम जो पढ़ेंगे वो सिंपल एयर कंडीशनिंग जो घरों में प्रोवाइड की जाती है, इंडस्ट्री में प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडस्ट्री जो रूल है एक्चुअल में, और बेसिक क्या है, हम स्टार्ट करेंगे साइक्रोमेट्रिक से, साइक्रोमेट्रिक चार्ट से। वो सब जब समय आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एयर कंडीशनिंग जो होगी, वो एयर कंडीशनिंग में अब यहाँ पर क्या है, हम कोई जरूरी नहीं कि कूलिंग करें। एयर कंडीशनिंग कोई जरूरी नहीं कि कूलिंग के समय, कूलिंग करने पर ही एयर कंडीशनिंग होती है। कहीं कहीं हमको जो है एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, या हो सकता है कि कहाँ पर, जहाँ पर हम ठंडी जगह पर है, वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर हमको उससे कुछ हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़े। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पर, उस पर्टिकुलर एयर वेलोसिटी पर हमको किसी भी आइटम को स्टोर करना है। देखो कई जगहों पर होता है, जैसे मान लीजिए आपको दवाओं को स्टोर करना है, दवाओं को रखना है, जहाँ पर दवाएं बन रही हैं, जहाँ पर कई तरीके के केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन होती है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर वहाँ का प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, एयर वेलोसिटी पर्टिकुलर होती है। तो उन सब चीज़ों को मेंटेन जो करना होगा हमको, यहाँ पर एयर की कंडीशनिंग, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। जब एटमॉस्फेयर में एयर है तो उस एयर की कंडीशनिंग, किस तरीके की एयर हो, ठंडी हो एयर या गर्म हो, या उस पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर हो, और उसकी ह्यूमिडिटी कितनी हो, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना हो, कितनी वाटर वेपर उसके अंदर मिक्स हो, ये सारी चीज़ें, या उसकी स्पीड कितनी हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोल करना सीखेंगे और उसको मेंटेन करना सीखेंगे। ये सारी बातें आएंगी। और कुछ हम इसकी एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कूलिंग टावर किस तरीके से काम करता है, कूलिंग टावर के बारे में, कूलिंग टावर्स हो गए, या हम कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, डक्ट सिस्टम और उसकी डिज़ाइन किस तरीके की होती है, कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे सेंट्रल एयर कंडीशनर के बारे में, तो ये बहुत सारे हम इसके जो है एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। कुछ कंप्रेसर के बारे में भी हम बात करेंगे, कभी इवेपोरेटर के बारे में बात करेंगे। तो ये साथ हमने पूरा एक आउटलाइन अपने आपको बताई कि अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम इस पर हम यूज़ करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम बताएंगे आपको। इसमें पूरा ये कंटेंट है हमारा कोर्स का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के बारे में हमने आपको अंतर बता दिया। सारी बातें हम समझते हैं कि आपको इतनी समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, हम आपको बताएंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो जो
रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बेसिकली 4 एलिमेंट होंगे। देखो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे ये आ जाएगा इवेपोरेटर की। सबसे पहली बात जो होगी वो क्या हो जाएगी, इवेपोरेटर की। तो ये इवेपोरेटर क्या होता है, तो इवेपोरेटर वो स्पेस जहां पर कूलिंग होनी है। तो स्पेस वेयर कूलिंग, यहां पर कूलिंग और रेफ्रिजरेशन इज टू बी डन, जहां पर किया जा रहा है रेफ्रिजरेशन वो स्पेस में, वो इवेपोरेटर कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, वो इवेपोरेटर कहलाएगा जहां पर कूलिंग होनी है। तो ये एक वो स्पेस है, ये वो स्पेस है जहां पर कूलिंग होनी है, तो वो इवेपोरेटर हो गया। चलिए ये इवेपोरेटर हो गया। उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट आता है, ये एलिमेंट है, इसके बेसिकली 4 एलिमेंट हम बता रहे हैं। इवेपोरेटर के बाद आता है कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर होता है ये टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाता है। ये चाहे वो एयर हो गई या जो भी रेफ्रिजरेंट होता है या वर्किंग एलिमेंट, जो हमारा वर्किंग मीडियम होगा, वर्किंग मीडियम। देखो वर्किंग मीडियम में एयर या वेपर कंप्रेशन का केस लेंगे तो उस केस में रेफ्रिजरेंट जो भी होंगे वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगला आ जाता है कंप्रेसर। अगला जो आ जाएगा वो हम कंप्रेसर को ऐसे बनाते हैं, कंप्रेसर को थोड़ा सा हम सिंबॉलिक कर देते हैं कि ये कंप्रेस हुआ, यहाँ पर ये कंप्रेसर हो गया। ये यहाँ से ऐसे आया, इधर से ये आया और ये इधर से कंप्रेस हो गया, यहाँ से कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद फिर निकला ये रेफ्रिजरेंट, आगे बढ़ा या वर्किंग मीडियम आगे बढ़ा, फिर चला जाता है वो कंडेंसर में। कहाँ चला जाता है, ये कंडेंसर कहलाता है। कंडेंसर क्या होता है, एक तरीके का हीट एक्सचेंजर होता है। ये हीट को एक्सचेंज करता है, ये हीट को जो है एक्सचेंज करके, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा ये एक्सपेंडर में या फिर यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सपेंशन डिवाइसेस लगी हुई होती है, बहुत सारी एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं। ये हम अलग अलग समय पर बताएंगे आपको। तो ये क्या होता है, ये एक्सपैंड करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो कंप्रेसर होता है और जो एक्सपेंडर होता है वो लगभग कभी कभी देखा ये जाता है कि जो मशीनें बनाई जाती हैं वो एक ही शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। तो ये ऐसा भी होता है। ये अभी इसको फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में इसको जब पढ़ाएंगे तो बता भी देंगे इसे। फिलहाल अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि अभी शुरुआत में इसको कुछ एलिमेंट बता रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बताने की हम जरूरत अभी नहीं समझते। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है एक्सपेंडर। ये क्या है, ये एक्सपेंडर, ये एक्सपेंड करता है। एक्सपेंडर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम अलग अलग सिस्टम में एक्सपेंड कराएंगे तो एक्सपेंडर में वेपर कंप्रेशन के केस में अगर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंशन डिवाइसेस इस तरीके की आएंगी जो जहाँ पर प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मिक प्रोसेस होगा। और जब एयर के केस में देखेंगे तो वहाँ पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। तो आइसेंट्रोपिक और आइसेंथर्मिक प्रोसेस हम आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब नाम सुन करके ये सब जब आप बताने लगेंगे आप जो है इसको सीखेंगे तो आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। आपको कोई इससे परेशान होने की बात नहीं है कि क्या चीज़ है, कहीं कोई अलग नहीं है ये। फिर उसके बाद क्या आता है, ये तीसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या होता है, ये हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंज करता है। कहने मतलब प्रेशर तो वही रहता है, कांस्टेंट रहता है प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर ये टेम्परेचर को जो है कम कर देता है। टेम्परेचर जो यहाँ पर बढ़ा हुआ था, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ से, और उसके इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर वही रहेगा, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। सेम हायर प्रेशर पर ये जो है ये हायर प्रेशर है, ये हायर प्रेशर मान के चलिए। तो प्रेशर वही, हायर प्रेशर पर टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। तो ये चीज़ है। चौथा जो आया वो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन डिवाइसेस। एक्सपेंशन डिवाइसेस, तो एक्सपेंशन डिवाइसेस जब हम आगे बताएंगे तो ये एक्सपेंशन कई तरीके का होता है और कई तरीके की एक्सपेंशन डिवाइसेस होती है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा वो दो तरीके का होगा।
पहला हम बताएंगे आपको एयर रेफ्रिजरेशन के केस में आइसेंट्रोपिक, और वेपर रेफ्रिजरेशन के केस में आइसेंथाल्पिक। तो ये दो तरीके के हम यहाँ पर एक्सपेंशन बताएंगे आपको। तो ये एलिमेंट है और ये उसका यहाँ पर फंक्शनिंग किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब आपको समझ में इतनी सारी बातें आ गई हैं। इस तरीके से आपने सीखा यहाँ पर कि कैसे हम जो है ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो उसके कौन कौन से 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और वो किस तरह से पूरी साइकिल में वर्क करते हैं, यहाँ पर ये आपको समझ में। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो टाइप्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, तो सबसे पहला आपको पढ़ाई था आप लोगों ने आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दूसरा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तीसरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, फिर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फिर इसके अलावा कुछ इसके अलावा भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये फिजिबल प्रोसेस के थ्रू नहीं होता, ये अलग अलग होता है। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये कैस्केड जो होता है वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, कैस्केडिंग कॉम्बिनेशन है। तो वो हम अभी आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, ये कहीं आता है बीच में भी। हम जब वेपर कंप्रेशन पढ़ाएंगे तो उस केस में वहाँ पर हम कैस्केड के बारे में आपको बताएंगे, कैस्केड आपको समझ में आ जाएगा। तो और उसके अलावा थर्मो इलेक्ट्रिक भी होता है। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके अलावा मिक्स्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्मो इलेक्ट्रिक में थर्मोकपल, थर्मो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीबेक और पेटियर इफेक्ट इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि एक तरफ क्या होता है कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो एक जंक्शन जो होता है, जब दो डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन कराते हैं, जब करंट फ्लो कराएंगे तो एक जंक्शन क्या होता है गर्म हो जाता है और एक जंक्शन ठंडा हो जाता है। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा था, तो वो यहाँ पर यूज़ होता है। और यहाँ पर क्या है, ये मिक्स्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कई दो तरीके के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम यूज़ करके फिर जो है हम उसको बना देते हैं। और भी होता है वोल्टेज टाइप रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्टीम जेट टाइप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बहुत ज़्यादा हम इसके बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उन सबको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन जो होगा वो यही आप देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो इस पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है 80 to 90% हम वेपर कंप्रेशन यूज़ करते हैं। जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ हो रहे हैं अभी, वो उसमें 80 से 90% रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब हम जब समय आएगा तब बताएंगे। हम जब वेपर कंप्रेशन पढ़ा रहे होंगे तब हम बताएंगे। तो आज आपने इस तरीके से बहुत सारी बातें आपने सीखी इसमें कि रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, रेफ्रिजरेशन कैसे किया जाता है, रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में क्या अंतर है। और अब हम आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में। वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में अंतर क्या है। रेफ्रिजरेशन आपने देखा कि जो टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं हम बिलो एम्बिएंट, तो टेम्परेचर बिलो एम्बिएंट प्रोवाइड कराना और उसको मेंटेन रखना, प्रोवाइड एंड मेंटेन, ये दोनों चीजें करना। एयर कंडीशनिंग क्या होती है, एयर कंडीशनिंग में एक हम एयर का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट या आर्द्रता बोलते हैं हिंदी में, ह्यूमिडिटी और एयर स्पीड,
एयर स्पीड, इन दोनों को मेंटेन करना, टू मेंटेन अकॉर्डिंग टू यूज, जो भी हमारा यूज है उसके हिसाब से हम एयर की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और उसकी स्पीड हम मेंटेन अगर करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर हमको चाहिए, स्पीड चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, तो वो जो ये सारी चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो सब एयर कंडीशनिंग के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने सीखा एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में क्या अंतर है, आपको पता चल गया। कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में क्या अंतर है, ये आपको पता चल गया। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ये आपको पता चल गया। क्या क्या पढ़ना है, ये आपको पता चल गया। और साथ में ये भी पता चल गया कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके बेसिक 4 एलिमेंट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। थैंक यू।